कश्मीर के पहाड़ों में एक ऐसा किला है जो पानी के बीचों बीच पहाड़ के टॉप पर लोकेटेड है, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये है और यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये पानी और इस पर चलने वाली ये बोट। और इसके मरकजी दरवाजे तक दाखिल होने के लिए आपको फतह करनी पड़ती हैं इस किले की ये 440 सीढ़ियाँ। कहते हैं कि ये किला घकड़ सरदारों, मुग़ल बादशाहों और सिख सल्तनत की तारीख का गवाह है। और आज हम इसकी दीवारों में दफन वो तारीखी राज तलाश करेंगे जो सदियों से वक्त की धूल में कहीं खो गए हैं। और आज के इस वन डे टूर में हम निकल पड़ते हैं रावलपिंडी से 121 किलोमीटर दूर। कश्मीर के एक ऐसे रीजन की तरफ जिसे मैं पहली बार देखने वाला था। ये वो कश्मीर नहीं जिसे आमतौर पर लोग देखते हैं। ना यहाँ बुलंदो बाला बर्फपोश पहाड़ है और ना ही देवदार के डेंस फॉरेस्ट, बल्कि ये कश्मीर कुछ अलग है, जहां का पानी अपनी अलग कहानी सुनाता है। ये है मीरपुर आजाद कश्मीर और यहां हमें वेलकम करते हैं नजीब भाई, जो आज हमें ये तमाम जगह दिखाने वाले हैं। जी, तो प्लान मेरे ख्याल से कुछ इस तरह है कि बाइक्स अपनी खड़ी करके अभी ये मैदान में बैठकर चलेंगे। ये बाइक अपनी पार करने लगे हैं अभी शॉप के अंदर ही। अब आज की हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन होने वाली है मंगला हाइड्रो पावर प्लांट। ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उन बड़े मंसूबों में से एक है जो बिजली पैदा करने के साथ पंजाब के इरिगेशन सिस्टम को भी जिंदगी देता है। इस प्लांट की कैपेसिटी 1000 मेगावाट से 1070 मेगावाट है और फ्यूचर में इसका टारगेट 1370 मेगावाट तक इंक्रीज करने का है। अब यहां से निकलने वाला पानी सिर्फ एक दरिया का बहाव नहीं, बल्कि यही पानी झेलम कैनाल सिस्टम के जरिए पंजाब के इरिगेशन सिस्टम का हिस्सा बनता है। 1960 सिंतास के मुआहदे के बाद पाकिस्तान को यह हक हासिल हुआ कि वो इंडस रिवर, चिनाब और झेलम रिवर के पानी को अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अब इसी मुआहदे के तहत 1961 में मंगला डैम की तामीर का आगाज किया गया, जो 1967 में कंप्लीट हुआ और अपने वक्त में दुनिया का 7वां बड़ा डैम बनकर दुनिया के सामने आया। 452 फीट ऊंचा और ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लंबा ये डैम न सिर्फ बिजली की पैदावार का एक बड़ा जरिया बना, बल्कि ज़रूरी निज़ाम के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर गया। ये अभी नीचे आप देख सकते हैं स्पिलवे भी क्लियर नज़र आ रहा है और जो दरवाजे हैं स्पिलवे के वो भी आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं।
तो सामने चेन आपको नज़र आ रहे होंगे, चेन लगे हैं हर एक दरवाजे में। तो इन चेन के थ्रू दरवाज़ों को बंद भी किया जाता है और खोला भी जाता है। इस डैम की तामीर के नतीजे में करीब 280 गांव ज़ेरे आब आ गए और यूं 1,20,000 लोगों को अपने घरों, जमीनों, मसाजिद और आबाओ अजदाद की कब्रों को छोड़कर नकल मकानी करनी पड़ी। इसके साथ पुराना मीरपुर शहर भी मंगला झील की नजर हो गया और इसके बदले इसके मकीनों को ओवरसीज माइग्रेशन का मौका दिया गया, जिसके नतीजे में बहुत से लोग यूके चले गए। आज भी मीरपुर से ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे शहरों में आबाद हैं। मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट 2009 में कंप्लीट किया गया, जिसके बाद इस डैम की ऊंचाई बढ़ाकर 482 फीट कर दी गई और यूं इस डैम की पानी जखीरा करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ, जो 4.51 से 7.39 मिलियन एकड़ फीट तक पहुंच गई। इसके साथ बिजली की सालाना पैदावार में भी तकरीबन 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मंगला डैम के करीब वाक़े मंगला देवी फोर्ट एक अलग ही दास्तान अपने अंदर समोए हुए है। तो ये है मंगला फोर्ट। तो सिकंदर आज़म से पहले का ये फोर्ट बना है। कहा जाता है कि मंगला देवी राजा पुरस की बेटी थी, जिसने अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म के हाथों अपने वालिद की शिकस्त के बाद इस किले में पनाह ली और यहाँ वो अपने आबाओ अजदाद की कहानियां गाना गाकर सुनाया करती थी और यूं हर मंगल को दूर दराज इलाकों से लोग इन कहानियों को सुनने के लिए यहाँ जमा होते थे। वक्त गुजरने के साथ ये किला अपनी हैसियत बदलता गया और मुगलों और बाद में सिख दौर में इसे एक फौजी चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहां से झेलम के रस्तों से गुजरने वाले काफिलों पर नजर रखी जाती और आज भी इस किले की दीवारों से उस दौर की वो निशानियां वाज़ेह नजर आती हैं। जहाँ से ये ताक़ुब करते थे अपने दुश्मनों की। बाकी ये वॉल देखें ज़रा, वॉल में जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये चेक करें ज़रा। मंगला देवी फोर्ट के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी मौजूद है, जो इस इलाके की तारीख और कुदरती माहौल की एक झलक पेश करता है। डैम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर और दीगर मवाद भी यहाँ रखे गए हैं। आज ये किला वाबडा के ज़ेरे इंतज़ाम है और इसके दरवाजे अवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी माजी की वो गूंज सुनाई देती है। और अब हम निकल पड़ते हैं ब्रिटिश एरा के एक ऐसे इंजीनियरिंग शाहकार की तरफ जो आज भी इंसानी मुहारत की एक जिंदा मिसाल है, जहां झेलम कैनाल सिस्टम के पानी के बहाव को मैकेनिकल सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता था।
जी आप देख सकते हैं एक ब्रिज जो कि ब्रिटिश ने बनाया था 1911 में, और इसकी कंस्ट्रक्शन आप ज़रा चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन की गई है उसके टाइम पे। और बाकी ये वॉल आप देखें ज़रा, जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वॉल भी इसके मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो ब्रिटिश एरा का जो नहरी निज़ाम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऊपर ही आप देख सकते हैं उसके दरवाज़े। तो यहाँ पर हमारे एक लोकल दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, नजीब भाई। तो बाकी सुनते हैं इसकी ज़ुबानी नजीब भाई से। जी नजीब भाई। जी सर, ऐसे था कि अंग्रेज़ों ने जो नहरी निज़ाम के तहत जब ये एडवर्क्स उन्होंने तमीर किया, तो इसके ऊपर उन्होंने मैकेनिज़्म लगाया हुआ है कि यूके का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, इप्सविच कहते हैं जिसको, उनका एक शहर है। ये वहाँ से सारी मशीनरी बन के तो फिर यहाँ पे वो लेके आते थे। तो उसके बाद उन्होंने जब इसको इंस्टॉल किया तो ये इसी तरह चलता रहा। यहाँ से इसके दरवाज़ों को खोल दिया जाता था, ये सारे गहराइज हुए हुए, इसको आप बड़े आराम से खोल सकते हैं, हाथ से बंद भी कर सकते हैं। फिर जब वापदा के अंडर ये जब आ गया डैम के बाद, तो फिर अक्सर लोग आते गुजरते जाते हुए इनको खोल देते थे, कोई आते हुए शरारत करके बंद कर देता था। तो फिर इन्होंने इससे बचने के लिए परमानेंटली इसके कुछ दरवाजे खोल दिए और कुछ इनके सारे जैम कर दिए। अभी दरिया चलता है तो ये नहर खुद ही चल पड़ती है, जब दरिया बंद होता है तो नहर खुद ही बंद होती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैं जगह आपको दिखा रहा था, जो कंस्ट्रक्शन, जो कैनाल सिस्टम गोरों का बनाया हुआ था, जो दरवाजे थे, वो इसके नीचे मैंने आपको दिखाया है। के डोर्स हैं, इस सारा मैकेनिज़्म आप देख रहे हैं, ये दस्ती है उस दौर का, किसी बिजली से नहीं चलता है, ये मतलब हैंड ऑपरेटेड है। इसको जब घुमाया जाता था तो वो चैन के ज़रिए वो दरवाज़ा ऊपर आ जाता था, आप दूसरी तरफ घुमाते थे, दरवाज़ा नीचे हो जाता था। ये सारा उस दौर का मैकेनिज़्म है। ये साइड पे हैं, आपको नज़र भी आएगा। ये रैंसम्स एंड रैपियर्स, ये मेकर्स 1913 और इप्सविच इंग्लैंड। और आज की इस जर्नी में मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट था रामकोट फोर्ट देखना, जो कई बरसों से मेरी बकेट लिस्ट का हिस्सा था। अब मंगला झील मेरे लिए सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ वादियों के पानी का एक संगम है। इसमें ना सिर्फ कश्मीर की खूबसूरत आल्पाइन झीलों और पहाड़ों से बहते नदी नालों का पानी शामिल है, बल्कि कागान वैली की हसीन झीलों और वहाँ के बहते नदी नालों का पानी भी शामिल है, जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। इसीलिए तो ये झील मुख्तलिफ वादियों से आने वाली कहानियों का एक ऐसा मिलाप है, जो इसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक एहसास बना देता है। रामकोट फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको आना पड़ता है मंगला बोटिंग क्लब, जहां से बोट बआसानी मिल जाती है। अब मीरपुर सिटी से मंगला बोटिंग क्लब तक का डिस्टेंस 11 किलोमीटर का है और बोट वाला ऑलमोस्ट 8 to 20,000 चार्ज करता है, और बोट मंगला फोर्ट तक 20 से 40 मिनट लगाती है। अब ये सब कुछ बोट के साइज और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब बोट से उतरने के बाद मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग पार्ट था रामकोट फोर्ट तक जाने वाली इन 440 सीढ़ियों को अबूर करना। और ये सीढ़ियां आपको पानी की सतह से उठाकर तारीख के करीब ले जाती हैं। और कोशिश करें आप जब भी यहाँ आएं तो पानी की बोतल साथ ज़रूर रखें। अब जैसे ही आप किले में दाखिल होते हैं तो तारीख का एक नया बाब आपके सामने खुल जाता है। तारीख के मुताबिक इस किले की बुनियाद 9वीं या 10वीं सदी में मुमकिना तौर पर हिंदू शाही हुक्मरानों ने रखी,
जबकि बाज़ रवायात ये भी बताती हैं कि इसकी तामीर घक्कड़ कबीले के सरदार सुल्तान राजन खान ने रखी और कहते हैं कि घक्कड़ कबीला पोटोहार, झेलम और कश्मीर के मुल्हका इलाकों का एक ताकतवर जंगजू कबीला था और मुख्तलिफ अदवार में यह किला एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। मुगलों और बाद अज़ा महाराजा रंजीत सिंह के दौर में भी इस किले की फौजी अहमियत बरकरार रही और इसे एक दिफाई चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ से इर्द गिर्द के इलाकों और ख़ास तौर पर दरिया झेलम के रस्तों पर नज़र रखना आसान था। मुग़ल दौर में यह रास्ता कश्मीर और पंजाब के दरमियान एक अहम गुज़रगाह समझा जाता था और इस किले की मदद से फौजी नकलो हरकत पर नज़र रखी जाती, दुश्मन की आमद को दूर से डिटेक्ट किया जाता और बवक्त ज़रूरत बर वक्त दिफाई कार्रवाई भी की जाती थी। इस किले के ऐन वस्त में 2 तालाब भी मौजूद हैं और तारीख बताती है कि किलों में ऐसे तालाब अमूमन पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए जाते थे ताकि मुहासरे या मुश्किल हालात में किले के अंदर मौजूद लोगों के लिए पानी की कमी न हो। इस किले की मजबूत पथरीली दीवारों पर आज भी वक्त के निशानात वाज़ेह नज़र आते हैं। अगरचे वक्त के साथ साथ इन दीवारों पर ज़वाल के आसार नज़र आते हैं, लेकिन आज भी ये अपनी असल साख्त के साथ कायम हैं और माजी की एक झलक पेश करती है। इस किले की खस्ता हाल दीवारें एक तरफ मुरम्मत की मुंतज़िर हैं तो दूसरी तरफ अपने अंदर सदियों पुराने राज समोए हुए हैं, जो आज भी खामोशी से माजी की कहानियां सुनाते हैं। अब नजीब भाई ने बताया कि इस किले में एक आसेब ज़दा तहखाना भी मौजूद है, जहाँ तक नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर इस आसेब ज़दा तहखाने में जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। अब किले से वापसी पर मैंने नजीब भाई को बताया कि मीरपुर में एक ऐसी जगह भी है
जहां सड़क के दोनों तरफ झील का खूबसूरत मंजर नजर आता है और यूं महसूस होता है जैसे ये सड़क इस झील को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो। और फिर नजीब भाई हमें उसी जगह ले आए और ये है अब एक लम्हे के लिए तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से वनडे में इतनी सारी प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो यकीन माने यहाँ पर देखने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है।